बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाना? I think what's happening in the startup ecosystem today is total bullshit. What are the legal red flags that kill funding instantly? अब यहाँ पे ओवर स्मार्ट फाउंडर्स क्या करते हैं, टर्म शीट अपलोड कर देते हैं चैट जीपीटी पे, बताओ इसमें अगेंस्ट क्या है मेरे। भाई साहब चले गए फाइट करने, अगर आपको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। इन्वेस्टर ने बैकआउट कर दिया। If a founder is done with the investor, what is that one right that the founder has? एक लॉयर जब नेगोशिएट करता है आपके बिहाफ पे और जब आप खुद नेगोशिएट करने जाते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंटी डाइल्यूशन एक क्लॉज होता है, किसी वैल्यूएशन पे अगर अभी फंड रेज कर रहे हो और आपकी वैल्यूएशन नीचे चली जाती है तो आपको इन्वेस्टर को एडिशनल शेयर्स देने पड़ेंगे अपनी कंपनी के। फ्रॉड की जो स्कीम्स हैं उनको रन करने के लिए ज्योग्राफी डिसाइड करते हैं फ्रॉडस्टर्स कि हम इन्हीं लोगों को फंसाएंगे जो फंस सकते हैं। जो फंस सकते हैं। वो ज्योग्राफी कहाँ की थी, गेस करो। सबसे ज्यादा पैसा वहीं पर है। What is the most dangerous clause that founders sign without understanding, even today, even in a mature-ish ecosystem? फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड होता है पूरा, Friends and FNF। family round होता है, बट ये अपने आप में ही मतलब मोटिवेटिंग लगता है कि ओ यू कैन डू दैट, बट इट्स अ ट्रैप। बट पता है इन्वेस्टर्स ना आजकल जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं वो ये चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि अगर आपके FNF मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स ने आप पे बिलीव किया है, आप में पैसा डाला है, तो ठीक है हम भी डाल देते हैं। राइट। सो दे लुक आउट फॉर दैट ऑल्सो। But what do you That's a- think as a legal consultant? Yeah. What do you think कि अगर friends and family ने आपको trust किया है, they don't do the kind of due diligence, No, right? obviously. They invest on the person, Correct. right? Right. Now आपने जितने भी ऐसे experiences देखे होंगे, if you were to do a summary, do you think that the people that the friends and family invested on was a good decision? Absolutely. Absolutely. Like 95% of at least my clients have succeeded. Nice. They have reached Series A तक पहुंच चुके हैं। External से अच्छा खासा पैसा रेस कर चुके हैं। So yeah, I have seen that. And in fact, like how I mentioned कि investors जो हैं external investors first look at कि आप में invest कर कौन रहा है। अगर आपकी खुद की ही family आप में invest करने के लिए ready नहीं है तो हम कैसे करें? And obviously, background of the family also makes a lot of difference. Yeah. If you're coming from a a wealthy family, a rich family, बहुत easy है आपको external fund raise करना. Because of the contacts. वहाँ पे merit की उतनी बात नहीं आती है, वहाँ पे contacts की आ जाती है. Right. Right. You know, but wealthy family है तो वो खुद भी invest कर सकती है. हाँ. तो वो फिर क्यों जाते हैं बाहर से मांगने? Risk management is one of the things. Second thing is कि business क्या है, product क्या है उस startup का. If it is not pertaining to the family business, so-called family business, तो obviously external fundraise करना would make more sense. Because they don't have any expertise And in it. अपना पैसा कौन लगाना चाहता है? आप खुद सोचो। नहीं, बट ये बड़ी डाइकोटमी है ना। हाँ. कि एक तो हम बात करें कि पैसा अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं तो अपने लोग तो पैसा लगाएंगे अगर उनके पास है तो। इनिशियल सीड लेवल मनी जो है, थोड़ा सा आपको स्टेबल करने के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए उतना पैसा लगा देंगे, बट उसके बाद सारा वैल्यूएशन का गेम आ जाता है। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स को तो वैल्यूएशन का कोई मतलब पता नहीं होता एंड वो कंसर्न भी नहीं रखते उससे। राइट। बट जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो एंजल्स आते हैं, जो आपके VC लेवल के इन्वेस्टर्स आते हैं, उनका पूरा वैल्यूएशन का गेम है, उनका पूरा एग्जिट का गेम है कि हमें किस वैल्यूएशन पे हम एंटर कर रहे हैं और किस वैल्यूएशन पे हम एग्जिट ले रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज मैटर करती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो FNF राउंड उनका बिजनेस ही वही है। करेक्ट। इन्वेस्टर का तो बिजनेस ही यही है। फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका वो बिजनेस नहीं है, बट इन्वेस्टर एज अ बिजनेस पैसा बनाने आए हैं वो तो यही है उनका। तो आप ही इट्स योर चॉइस वेदर यू गो टू देम और यू डोंट गो टू देम, बट उनका बिजनेस तो चेंज नहीं हो रहा। दे आर नॉट हियर फॉर, they may feel like making an impact, they may feel like extending, but it's a choice eventually. But there are many startups who are bootstrapped. They are not like Zerodha. It's a very good example. Absolutely. They have bootstrapped completely. And there are many. Actually,
in the current trend हम बात उनकी सुनते हैं जिन्होंने funds raise करे होते हैं. Correct. Because the media picks it up and Hmm. it's been unfortunately that's been the trend that Right. we only talk about people who have raised funds. Right. We don't talk about all those silent ones who जो Hmm. अपना काम कर रहे हैं, bootstrapped Correct. हैं, sale से, Hmm. revenue से कर रहे हैं, Hmm. किसी भी तरह से Because figure out. सुनने में अच्छा लगता है ना, वैल्यूएशन 100,000 करोड़ की वैल्यूएशन, $1 billion की वैल्यूएशन अच्छा लगता है, यूनिकॉर्न स्टेटस मिलना अच्छा लगता है. Yeah. और इसी वजह से काफ़ी फाउंडर्स जो हैं इसी चकाचौंध के पीछे आई वुड से काफ़ी सारी गलतियां भी कर देते हैं. वैल्यूएशन के पीछे भागे जा रहे हैं, दे कम्प्लीटली इग्नोर द कस्टमर्स. भाई आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है? फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द Exactly. कस्टमर्स, फॉर योर प्रोडक्ट. Yeah. यू लूज पैशन ऑन द प्रोडक्ट. जिस पैशन के साथ आपने उस जर्नी को स्टार्ट किया था, यू कम्प्लीटली लूज इट Yes, that. बिकॉज यू रन आफ्टर द वैल्यूएशन, यू रन आफ्टर द इन्वेस्टमेंट्स. Maybe किसी पैशन के पीछे करा ही नहीं था. Maybe करा ही. अब तो यही है. 40-50% आई वुड से स्टार्टअप्स जो हैं, फाउंडर्स जो हैं, दे आर स्टार्ट ही एग्जिट के लिए करते हैं. That's कि what. भाई हमें 10 साल में एग्जिट चाहिए, इतना पैसा अर्न करके मैं अपना जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा या ले लूंगी, whatever. So the product and customer तो एक part By- of the deal है. हाँ. उनके बिना कुछ नहीं होगा. So you Hmm. create a problem and you create a product and you get to the customers. Hmm. बट इन्वेस्टर देख लेते हैं, जो Hmm. VCs हैं, Hmm. दे ऑब्जर्व दिस. Hmm. दे उनको पता चल जाता है दिस फाउंडर इज हेयर फॉर द लॉन्ग गेम, एंड उस हिसाब से वो अपना पैसा भी डालते हैं, उस हिसाब से वैल्यूएशन भी डिटरमाइन होती है. उनको समझ में आ जाता है कि फाउंडर जो है, ही इज नॉट पैशनेट टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, Hmm. ही इज नॉट पैशनेट टुवर्ड्स द क्लाइंट्स और हिज प्रोडक्ट. Hmm. उनको दिख जाता है कि भाई ये एग्जिट देगा, बट ठीक है, मेरे को एग्जिट देगा, खुद को भी एग्जिट दे देगा. Hmm. तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. अगर इन्वेस्टर को ये दिख रहा है कि वो खुद भी एग्जिट लेना चाह रहा है, फाउंडर खुद एग्जिट लेना चाह रहा है, तभी एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है. अब पहले क्या होता था, VCs जो हैं, दे यूज्ड टू आस्क फॉर 10 years का, 15 years का एग्जिट पीरियड. Right. नाउ दे हैव लोअर्ड इट 3 डाउन years, टू 4 3 years, 5 years, years. 5 years. Yeah. सो दे हैव लोअर्ड इट डाउन. व्हाई? बिकॉज ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है फाउंडर पे भी. कि फाउंडर ही नहीं चलेगा इतने Correct. सालों तक, तो मैं क्या Correct. करूंगा यहाँ पे? हाँ, तो मेरे को एटलीस्ट मेरा इतना मिनिमम IRR दे के मुझे निकाल दे, Hmm. मैं निकल जाऊं. Hmm. तो वो एक क्लॉज रहता है अग्रीमेंट में, आजकल अमूमन कॉमन हो गया है कि इन्वेस्टर आस्क्स फॉर अ मिनिमम IRR विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years बाय वे ऑफ IPO या ड्रैग सेल करवा दो या स्ट्रेटेजिक सेल करवा दो, मुझे निकाल दो. Hmm. मेरे को मेरा पैसा दे दो एंड इतना परसेंटेज रिटर्न दे दो, ROI दे दो, एंड आई विल लीव. तो मुझे इसमें क्लैरिटी ये नहीं है कि ये व्हाट केम फर्स्ट. Did the investor community came in first with this 3 years, 5 years exit plan based on the Silicon Valley, carry forward, Yeah. not realizing that there the ecosystem is established and here it is Correct. not, so or this happened because the founders, कुछ ऐसा हुआ जिससे trust break हुआ. There have been many cases of breaking of trust. Sure. Yeah. लाइक Zillingo का केस था, जिसमें Sequoia, ऐसा बहुत कम होता है कि Sequoia जैसा बड़ा VC अपॉलॉजी डाल रहा है पब्लिकली कि दैट देयर वर लैप्सेस फ्रॉम आवर एंड, राइट. सो वो ट्रस्ट ब्रेकेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, जो कि that is in my opinion. Absolutely. Yeah. That is why the time period has reduced, and obviously it also depends on the mechanics, like कितना बड़ा इन्वेस्टर किस स्टेज पे किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, राइट. एंड अगर प्री सीड आप रेस कर रहे हो और इन्वेस्टर मांग रहा है आपसे 5 years का एग्जिट, 1 साल बाद आप सीरीज ए रेस करते हो या सीरीज बी रेस करते हो, वो आपसे फर्दर 3 to 5 years का एग्जिट मांगता है, राइट. तो वो टोटल पीरियड मिला के तो ज्यादा हो गया, राइट. तो दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल. हाउ? कि किस टाइम पीरियड पे, किस जंक्चर पे कौन सा इन्वेस्टर कितने टाइम का एग्जिट मांग रहा है, right. तो the second investor has to buy out the first one if the first one doesn't want to continue, right. बट वो कौन से स्टेज पे, कितने टाइम में, दैट लाइक आई एम डूइंग वन डील जिसमें बिग इन्वेस्टर, आई वोंट से द नेम, sure, it's a big VC, big time VC, right. they have bought out all the 60% of the cap table, 60% of the investors they have bought out. Angel investors जो initial stage पे आए थे, 60%. 60%.
they have purchased all the shares, the cap table is completely clean now, right? So उनको तो exit मिल गया, but उनके जो agreement में था it was mentioned 5 years, but उनको मिल गया 3 years में. They were happy with the exit. Right. But from the perspective of कि clause में क्या mentioned है, पहले जो 10 years का होता था, आप ये सोचो कि अगर मैं प्री सीड में ही 10 years का एग्जिट मान के चलूंगी, मेरे पोर्टफोलियो पे, मैं एज एन इन्वेस्टर, मेरे पोर्टफोलियो पे 10 साल का मेरे ऊपर एक वो लग जाएगा दैट आई एम ब्लॉक्ड फॉर 10 years. Absolutely. Yeah. So that is the reason why सब्जेक्टिव हो गया है कि कौन सा इन्वेस्टर, किस लेवल का इन्वेस्टर कौन से स्टेज पे, कौन से टाइम पीरियड पे आ रहा है. टू बी ऑन द सेफर साइड, इन्वेस्टर्स हैव शॉर्टन द टाइम पीरियड, तो ताकि उनको ऐसा ना लगे कि भाई हमारा because of the portfolio, because of this company, we are blocked for many years. Point of negotiation ज़रूर बनता है most of the deals में, because investor को चाहिए छोटा exit, founder को चाहिए बड़ा exit. Right. कि आप जितना मुझे time दोगे perform करने के लिए उतना मेरे लिए better है. Yeah. तो obviously अगर investor मांगता है 2 साल का exit या 3 साल का exit, founder tries to negotiate it to 5 to 7 years का exit, which is according to them it's fair. Right. Why? Because वो जिस स्टेज पर आ रहा है अमूमन प्री स्टेज पर आ रहा है, राइट? अभी वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर रहे हैं, अभी उन्होंने जनरेट करना शुरू ही नहीं किया है रेवेन्यू. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 साल में हम आपको एग्जिट दे दें? करेक्ट, राइट. सो दिस इज मोस्टली द बोन ऑफ कंटेंशन व्हेन जब भी ये डील्स चल रही होते हैं. So do the investors settle for this 5-7 years? 5 years मान जाते हैं. 3 to 5 years is a standard. 5 years तो स्टैंडर्ड ही है वो. आई थिंक स्टार्ट ही 3 से इसलिए करते हैं कि 5 पे तो आना ही है. बट देन द फाउंडर आल्सो फील्स मैंने 2 साल बाय इन कर लिया, बढ़वा लिया, चलो ओके ग्रेट, लाइक हमने कुछ कर लिया. One of the negotiation tactics और कुछ नहीं. या कुछ तो founders don't even read through the term sheet. They just sign the term sheet blindly. And जब agreement आता है on the basis of the term sheet, तब उनकी आंखें खुलती है, oh shit हमने क्या साइन कर दिया. वो इसलिए करते होंगे क्योंकि बस टर्म शीट आ गई, यही बहुत बड़ी बात होती है. राइट, है ना? इट्स लाइक आ गई, बाकी सब देख लेंगे. करेक्ट. पर इसमें मुझे पता है हमारा अपना एज इंडियंस हमारा ये एक एटीट्यूड है कि अभी का ये करना था, टर्म शीट की वेट कर रहे थे, ये आ गई, अभी ये साइन करो, बाकी बाद में देखेंगे, सब कुछ चलता है. आई नो, बट स्टिल मेरी एडवाइस जनरली फाउंडर्स को ये रहती है कि आप जो भी बेसिक टर्म्स, अगर आप टर्म शीट को छोड़ दो, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन कर लो, एटलीस्ट पढ़ लो. आई एम नॉट सेइंग कि आप वो वेबसाइट की TNCs पढ़ो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, वैसे तो पढ़ना चाहिए, बट बिग डील है एक टर्म शीट आना. आई नो, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप कैपिटल दे रहे हो, अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हो, इट्स वेरी वैल्यूएबल. तो वो बिना पढ़े साइन करना इज, आई से इट्स फूलिशनेस. अब यहाँ पे ओवर स्मार्ट फाउंडर्स क्या करते हैं, टर्म शीट को अपलोड कर देते हैं चैट जीपीटी पे और हमें पॉइंट्स बता दो, हमें किन चीज पे नेगोशिएट करना है. वो और महान और चीजें, बिकॉज आप एक लॉयर जब नेगोशिएट करता है आपके बिहाफ पे और जब आप खुद नेगोशिएट करने जाते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड द मैकेनिक्स एंड द टेक्निकलिटीज की फ्यूचर में क्या होने वाला है. लॉयर्स या प्रोफेशनल्स जिसके पास भी आप जाओगे, वो 10 साल आगे की चीज सोच के बताएगा आपको, गाइड करेगा, एडवाइस करेगा. चैट जीपीटी नहीं कर पाता. नहीं, प्रॉम्प्ट अगर आपको देना अच्छे से आता हो तो अलग बात है, राइट. बट जो नेगोशिएशन का आर्ट है, वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता ना. नेगोशिएट तो आप ही जाओगे, चैट जीपीटी थोड़ी ना जाएगा नेगोशिएट. एग्जैक्टली. आप वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, इन्वेस्टर का लॉयर क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या इंटेंट है, ये सारी चीजें परसीव करना एआई के बस की नहीं है ना. That's true. और वो आपके वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि what to watch out for. But on ground उस टाइम डिस्कशन में क्या निकल के आता है, वो तो somebody has to handle it there and then. Yeah, there's a difference. But अगर आप prompt ठीक से दे रहे हो, so ChatGPT is it fine enough? Have you seen enough कि एक डॉक्यूमेंट डाला और अगर उसमें ये इतना प्रॉम्प्ट दिया कि find out things that can be go against me, the company, or my brand and my company, my IP. Can ChatGPT take that out? Yeah, absolutely, it can. In fact, I would rather, अगर करना भी है, AI में जाना भी है, तो I would rather suggest go for Claude instead of ChatGPT, because it is more nuanced and बता देता है points वो
अच्छे पॉइंट्स बता देता है. What's the difference? Nuanced as in? Nuanced as in ChatGPT is like I would say 13-14-year-old teenager kind of उसके response होते हैं. ठीक है. Claude is थोड़ा सा experienced है उस I would say. So late 20s. Like, yeah, late 20s, early 30s. उस तरीके से. Okay. तो but when it comes to points निकालना, दोनों में से मतलब दोनों निकाल देंगे. Sure. निकाल देंगे. That's not. But the detailing in which Claude would go in, ChatGPT would not. Yeah, it's more mature, you can say. More nuanced, more mature. But the problem is कि points निकालने के बाद भी आप उन points का करोगे क्या जब आपको repercussions समझ में ही नहीं आएंगे. So now help us understand कि अगर आपने AI से अपने कुछ insights लिए, right? But you're saying you will not be able to read between the fine lines. Right. Is there a case that you've handled? You know it? Absolutely. I mean, when it comes to टर्म शीट की अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं क्योंकि टर्म शीट ही मैंने डील करी है. Sure. उसमें आपको बता दिया कि एफर्मेटिव वोट मैटर करके एक क्लॉज होता है. Okay. एफर्मेटिव वोट मैटर में affirmative vote. Okay. एफर्मेटिव वोट मैटर या रिजर्व्ड मैटर भी बोलते हैं. Okay. उसमें क्या होता है कि फाउंडर कुछ मैटर्स की लिस्ट होती है. ठीक है. फाउंडर उन मैटर्स पे डिसीजन ले ही नहीं सकता विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द इन्वेस्टर. Okay. एंड यू आर रेजिंग फंड अभी फर्स्ट टाइम. ठीक है. आपको लगता है एज अ फाउंडर आपको AVM मिलना चाहिए. आप AVM दे सकते हो इन्वेस्टर को. What is AVM? Affirmative vote मैटर. Okay. आपको लगता है इस स्टेज पे हाँ. आप इन्वेस्टर को वो राइट दे सकते हो, देना चाहिए. मेरे एक फाउंडर क्लाइंट थे जिन्होंने टर्म शीट को डाला ChatGPT में और मुझे और उनको डाल दिया कि बताओ इसमें अगेंस्ट क्या है, मेरे फाउंडर अगेंस्ट क्या है. तो उसमें आया एफर्मेटिव वोट मैटर अगेंस्ट जा रहा है आपके. इस स्टेज पे आपको AVM नहीं देना है इन्वेस्टर को. भाई साहब चले गए फाइट करने इन्वेस्टर के साथ कि मैं AVM नहीं दूंगा. एट दिस इज अ वेरी अर्ली स्टेज एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो. इन्वेस्टर ने बैकआउट कर दिया. AVM तो चाहिए हमें because we are putting a lot of money at this stage. We are your early backers. Right. We need to get that. अगर यही लॉयर होता तो नेगोशिएट करता कि आप AVM दे दो, 2-3 मैटर दे दो, 25 मैटर देने की जरूरत नहीं. राइट. Yeah. तो द डैमेज वाज Logical. डन. द डैमेज वाज डन. दूसरी चीज ये कि उस इन्वेस्टर ने बैकआउट किया. वो सेकंड इन्वेस्टर के पास गया, मार्केट में ऑलरेडी नाम खराब हो गया कि इसने बैकआउट कर दिया. They are still in the process of raising funds. They couldn't. They still aren't able to. So that was the damage done for the founder. Word spreads fast. Correct. Absolutely. And this was a big investor. It's not छोटा मोटा investor नहीं था ये. Then there's a second example जहाँ पे fraud हुआ था, होने वाला था. I saved it. So एक founder के पास randomly LinkedIn पे मैसेज आया कि हम आप में ना 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. 2.5 करोड़ डालेंगे, 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे डालेंगे. तो इन्वेस्टर गॉट रियली एक्साइटेड. ओ माय गॉड. हाँ सॉरी या फाउंडर गॉट रियली एक्साइटेड. ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला. सो उन्होंने बोला कि एक फीस लगेगी आपको, एडवांस फीस देनी पड़ेगी. तो द फाउंडर गॉट इन टच विद मी. तो मैंने बोला ठीक है आप दे देना फीस, बट कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होगा ना ये वैल्यूएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अमूमन तो होता है, टर्म शीट होती है जो भी. तो उसने डॉक्यूमेंट मांगा. उन्होंने ChatGPT से NDA टर्म शीट निकाल के दे दी. इट वाज प्रिटी विजिबल. तो मैंने फाउंडर को बोला आप मुझे एक बात बताइए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ जो आप में 2.5 करोड़ डाल रहा है. मेरे पास और बहुत सारी पोर्टफोलियो कंपनीज होंगी जिसमें मैं 2.5 करोड़ डालूंगा. तो मेरे पास आइडियली लीगल टीम होनी चाहिए. राइट. जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएगी. राइट. आप ये 2.5 लाख भी डालोगे तो भी आपके पास लीगल टीम होनी चाहिए. 2.5 करोड़ डाल रहे हो. राइट. तो उसने क्या किया था, ChatGPT दिख रहा था ChatGPT से जनरेटेड है. तो ये भी बड़ी कमाल की बात है. लोग ChatGPT से कुछ यूज करते हैं और वो एज इट इज डाल देते हैं विदाउट अप्लाइंग अ माइंड कि सामने वाले को भी समझ में आ रहा है कि तुमने ChatGPT से लिया. क्या इज्जत होगी तुम्हारी जब तुमने एक डॉक्यूमेंट. बट इस केस में ChatGPT ने उस फाउंडर को बचा लिया बिकॉज इट गेव अवे द साइन. करेक्ट.
कि भाई ये सही नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप कुछ पे मत करना। अपफ्रंट तो वैसे भी नहीं पे करना चाहिए। ये तो ऐसे वाली है ना कि कान से धुएं निकल जाने चाहिए तुरंत, जैसे कोई हाँ। बोलता है कि यू हैव टू पे अपफ्रंट हाँ, विदाउट लाइक एनीथिंग एल्स, बट फिर भी लोग फंसते हैं। फंसते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड दिल्ली में तो छोड़ो। सो आई एक इंस्टेंस ये भी था जिसमें आई गॉट इन टच विद समवन जो मुझे बता रहे थे दैट फ्रॉड की जो स्कीम्स हैं हाँ। उनको रन करने के लिए ज्योग्राफी डिसाइड करते हैं फ्रॉडस्टर्स कि हम इन्हीं लोगों को फंसाएंगे जो फंस And सकते हैं, जो फंस सकते हैं। And वो ज्योग्राफी कहाँ की थी, गेस करो। जो फंस सकते हैं, साउथ। They were targeting and they were running ads for running that fraud वाला स्कीम सिधाई का फायदा। कि साउथ में ही फोकस करो। इनफैक्ट जितने भी आपने, अगर इंस्टेंट लोन एप्स के टाइम का केस अगर मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इंस्टेंट लोन के एप्स जो डाउनलोड हो रहे थे और जो भी सारा फ्रॉड हुआ था, ट्रांजैक्शंस हो रहे थे दैट वाज ऑल फोकस्ड इन साउथ एंड वेस्ट। और ये फ्रॉड्स करते नॉर्थ वाले लोग हैं। हाँ, हरियाणा कहाँ हरियाणा, जाए हम? राजस्थान। हाय राम, सॉरी। ओह शिट, नॉर्थ वाले फ्रॉड करते हैं, साउथ वालों को फंसा लेते हैं। ओह नो 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 नो। ढक लो अपना मुंह। मैं भी ढक ले रही हूँ। ओह गॉड, लूट ले अब जाता। कहने को टारगेट वो ईस्ट में भी कर सकते थे, हम्म। ईस्ट इंडिया में कर सकते थे, हम्म। बट क्यों नहीं किया? साउथ में क्यों किया? क्योंकि वहां पे पैसा भी है, सबसे ज्यादा पैसा वहीं पर है। इंटेलिजेंट लोग वहाँ हैं, एजुकेटेड लोग वहाँ हैं, पैसे वाले लोग वहाँ हैं। हैदराबाद इज द गढ़ ऑफ मनी एंड सीधा साधा पीपल। तो एजुकेशन से नहीं फर्क पड़ता? वही तो दिक्कत है। एजुकेशन आपको एजुकेट करती है, स्मार्ट नहीं बनाती। सिस्टम ही, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा रहा है। ऐसा है, राइट। स्मार्ट, अभी तो आज के टाइम पे आपको स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल। एजुकेटेड कम हो बट स्मार्ट हो जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल। I've seen many founders who are not that educated but they're doing very well for themselves, for their companies. And how will you define smartness? Smartness is ki steadfastness. How are you able to take decisions fast and pragmatic decisions, practical decisions, not thinking emotionally, right? Innocence को side में रख के what is good now in terms of कि business किस direction में जा रहा है, कितना revenue आ रहा है, इसका क्या impact हो सकता है, किसी भी decision का क्या impact हो सकता है, आगे आने वाले 4 years 5 years में क्या होगा, उसके क्या repercussions होंगे, ये सारी चीज़ें सोचना I would say कि smartness है। नहीं सोच पाते लोग, they are not far sighted. Mostly people stick to what is written in black and white, सीधा साधा simple single direction में देखेंगे and they don't think, पारदर्शी नहीं होते। Yeah. And that's also for the definitely for the first time founders, तो ये obvious सी बात है। हाँ, But how about it, I hope it becomes better by the yeah, second or the obviously, third time। absolutely with experience करके आ जाता है। बिल्कुल 100% लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने जो he is a young founder, very young, 20 years old, right? And he was raising funds for the first time and वही इन्वेस्टर बेवकूफ बना रहा था। I came into the picture, थोड़ा सा फाइट किया and he raised funds, negotiate किया and he raised funds, but he learned from that negotiation that just because I am 20 years old you were trying to make fool out of me। तो वो मुझे बहुत चीज ना अप्रिशिएट मैं उसे करती हूँ उस फाउंडर को। सीखा उसने सीखा एंड ही वेंट टू शार्क टैंक एंड रेज्ड मनी। शार्क टैंक में भी जाके उसने पैसा रेस किया एंड द वे ही नेगोशिएटेड विद द शार्क्स, कंप्लीटली अमेजिंग, कंप्लीटली अमेजिंग। एंड उसके बाद जो उसने सीखा, मतलब शार्क टैंक से भी सीख कर आया वो, उसके बाद जो उसने सीखा उसको भी इम्प्लीमेंट किया। तो देयर लाइव एग्जांपल्स जो कि मैं देख रही हूँ, लर्न कर रहे हैं लोग। अर्ली स्टेज फाउंडर्स दे आर लर्निंग एंड दे आर गेटिंग मैच्योर्ड। एंड क्योंकि पहले क्या ट्रैजेक्टरी फॉलो होती थी, पीपल यूज्ड टू डू जॉब, 10-12 साल जॉब करेंगे, देन दे यूज्ड टू थिंक ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, स्टार्टअप, राइट? अब चीजें चेंज, स्टार्ट ही यहीं से करते हैं, स्टार्ट ही यहीं से कर रहे हैं बिकॉज
है, अवेयरनेस आ गई है हम्म, एंड एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई access है, है, इकोसिस्टम बन गया है. बन गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो पहले सिंपली पेप्सोडेंट और कोलगेट यूज ब्रांडेड. करते थे, अब वो एक्सप्लोर करने की बिल्कुल. स्टेज पे चले गए हैं। बिल्कुल. देयर आर पहले तो वो नॉन ब्रांडेड होता था, कहते हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम क्यों यूज करेंगे. एग्जैक्टली बात खत्म. अब नहीं देखा इसका मतलब है कि नया है तो हाँ देखो, बट राइट नहीं करते थे, अब राइट करते हैं. बिल्कुल राइट सही बात है. अब नाउ राइट क्लाइंट इज देयर, राइट customers are there, राइट in राइट fact even more. even more Yeah, not just our generation or Gen Z, yeah, but हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनके पेरेंट्स भी, yeah, they are open to exploration now yeah. because they have experienced it कि नहीं यार, जो अनब्रांडेड है, जो नॉट नोन ब्रांड है, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मे बी वी कैन एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। So तो thanks to वो several माइंड brands जिन्होंने एब्सोल्युटली they paved the path. या Start. FMCG में कोई एंटर करने की हिमाकत नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था yeah, कि तभी तो भाई all these guys stayed for 50 years. राइट, यूनिलीवर है ऑलरेडी, डाबर है, हम क्या करेंगे, हम Yeah, क्या उखाड़ लेंगे। yeah, दे यूज टू थिंक लाइक दैट, yeah, बट अब देयर आर कंपनीज लाइक बॉम्बे शेव कंपनी, कितना yeah. दे आर डूइंग Amazing. सो वेल, Yeah, competing with Gillette. absolutely. Oh yeah, yeah. Taken over. Absolutely. So that shift in the mindset is what is driving the ecosystem also. Right. अब कर्ली हेयर के लिए there used to be one or two brands dominating the whole system, the whole market Hmm. for like I think 1-2 साल के लिए dominate किया होगा, Hmm. but then एकदम से there's so many curly hair brands जो Yeah. focus ही सिर्फ curly hair पे कर रहे हैं। Yeah. तो अब curly hair वाला जो consumer है, they'll get confused, no, they won't Absolutely. stick around with one Yeah. single brand, Yeah. they will explore. And that's not good for anybody. That is not Neither good. good for the brand nor good for the consumer if you're हाँ. not sticking around. Absolutely. And most importantly, the bigger brands are also now coming into that कि अच्छा, हमने तो ये problem कभी resolve करना सोचा ही नहीं सोचा था. ही नहीं। और उनके लिए तो something Easy like a है। distribution and all तो उनके लिए बहुत easy है. They Right. already have it sorted which a new brand is. Correct. So where is this leading? I don't know, frankly. It is saturated. So Yeah. I still feel that consumer mindset पे ही आके अटकती है बात। If you are loyal to one brand and loyalty gain करना is the biggest challenge now. जितनी ज़्यादा saturation आएगी, उतना it is going to be challenging for the brand to make loyal customers. So instead of working on on कि हम दिखें कैसे, branding कैसे हो, या you should work on your product. Yeah. Absolutely. That should be the focus now. Yeah. आप दिख गए हो, आप people know you are there. Yeah. You should work on improving the product Yeah. so that you can gain that loyalty. So we are talking about investors and founders, mistakes and strengths that we will discuss with you over the next couple of minutes or hours. But the intention is to spread an awareness, Sure. right? What can founders do and not do, and what can investors do and not do, Sure. so that our startup ecosystem is more strong, more robust, और जिस चीज को काम करने आए उस काम पे फोकस करें, ना कि ये सारी उलझनों में ही फंसे रहे, है ना? So let me divide the first few questions into short answer ones. Sure. ठीक है? So can an investor legally fire the founder of a startup? That actually depends on the agreement that has been signed with the investor. Share subscription shareholders agreement होता है, SSHA in short. उसमें क्या terms हैं, founder के साथ क्या terms हुई हैं, उसमें अगर investor को right है, तो absolutely it has been done in the past. If there is misconduct, if there is embezzlement, if there is fraud by the founder, easily founder can be fired. If there is a clause pertaining to कि that अगर investor wants to take control of the company and founder is just there for namesake, वो भी बड़ा smartly draft होता है वो clause. Okay. If it is mentioned in the agreement, then easily investor can take over the company. What will that line look like? So it ideally looks like investor director, appointment of an investor director in certain cases. Okay. Yeah. So that is what the
फाउंडर हैज टू बी बिवेयर ऑफ Hmm. कि अर्ली स्टेज में आप ये क्लॉज इन्वेस्टर डायरेक्टर की सीट किसको दे रहे हो, कितने लोगों को दे रहे हो, कितने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो. Okay. हमेशा फाउंडर का जो बोर्ड सीट है, फाउंडर का जो प्रपोर्शन है ऑन द बोर्ड शुड बी मोर देन द इन्वेस्टर और एटलीस्ट इक्वल, Right. so that the founder cannot be voted out. Outvoted. Right. And can a founder ever fire an investor? No, technically it is not possible to fire an investor, but हाँ उनका stake dilute कर सकते हैं कैसे? by getting additional investment, by putting more investment, but उसमें भी riders होंगे. Investors are smart now, they don't let that happen very easily. Mm-hmm. So technically it is very difficult for the founder to oust the investor. So if a founder is done with the investor, like the vibe matching is not happening, the vision is on two different plates, what is that one right that the founder has? So technically there's no right per se. They can trigger negotiation, they can trigger arbitration, that there's lacking of vision happening, and litigation में ही जाएगा मामला. It's not that simple. Again, So the winner end of the day is an investor. is an investor, and depends on what agreement are you signing, what clauses are you signing on. So obviously angel investor को तो बहुत आसान है निकलवा देना, निकालना. क्यों? क्योंकि उनके साथ agreement नहीं करते. एंजल इन्वेस्टर मतलब इनिशियल आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गए, तो वो तो दे डोंट इवन बॉदर अबाउट एग्जीक्यूटिंग एन अग्रीमेंट, तो उनको बहुत आसानी से डाइल्यूट कर देते हैं. इट्स वेरी इजी. बाय देम ऑफ. और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई 5 लाख डाले और मुझे 10 लाख मिल रहे हैं बाहर निकलने के, तो इजीली निकल जाते हैं. राइट. इजियर सेड देन डन. बट अगर विजन मिसमैच है एंड वैल्यूएशन अच्छी है कंपनी की, तो इन्वेस्टर खुद ही बोल देता है कि आप मुझे एग्जिट दे दो, and I'll be out. Right. But ऐसा कोई clause नहीं होता agreement में जिसमें founder can force the investor out under any circumstances. Under any circumstance. But investor can do that. Drag along right बोलते हैं उसे. Drag along right is a clause wherein if the investor sells its shares and the buyer is interested to buy the shares of founder also, then they can do that. So the founder also is required mandatorily to sell their shares to the buyer, but that only gets triggered when there is a breach of exit. कि आपने प्रॉमिस किया कि आप 5 साल तक एग्जिट दोगे, आपने नहीं दिया मुझे एग्जिट, तो मैं अपने शेयर्स तो बेच रहा हूँ, बट बायर बोल रहा है कि मुझे सारा शेयर चाहिए, मुझे पूरी कंपनी चाहिए. हाँ, तो उस सिनेरियो में फाउंडर्स को अपने शेयर्स को सेल करना पड़ता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ दिस ड्रैग अलोंग राइट इज ड्राफ्टेड in the agreement. So in the interest of a founder, what should be a red alert in the drag along clause? So it shouldn't be कि founder should be dragged. Founder shouldn't be dragged. आपको exit चाहिए, आप अपने shares बेचो और निकल जाओ. Why should the founder sell their shares? Right? But that is only in the situation जहाँ पे valuation बहुत ही बेकार है और फाउंडर को भी लगता है कि मैं क्या करूंगा कंपनी में रह के. वो तो चॉइस हो गई. हाँ, बट वो चॉइस भी कैप्चर होनी चाहिए फिर अग्रीमेंट में. कोई मैंडेटरीली आपको उठा के निकाल रहा है आपकी ही कंपनी से, दैट इज नॉट राइट. That is not right. Right. If you of course choose to leave because you want to leave, then of course you have an option. Right. But it cannot be a package deal. Correct. मैं जाऊंगा तुमको भी लेके जाऊंगा. Right. तो आजकल होने लग गया है that now agreements are becoming, especially investment agreements are becoming a level playing field for both the founders and investors, because founders are more aware and they are now ready to fight for their rights. पहले तो it used to be very one-sided. Always favoring the investor and asking for इतने draconian clauses, draconian rights. Not fair for the founder at all. Yeah. Today now we've also started talking about compliances and governance in a more understandable manner. Sure. Earlier they were like very good words. And since you did not understand anything about the word, to chhod do. But now we understand. Right. So we are also seeing cases, where the startup founders are being pointed out, for errors. But can a startup founder actually go to the extent of going to the jail for compliance failures? I have not seen that happening, frankly.
not going to the jail, but yeah, penalties have been humongous. Humongous in the sense ki if you are raising funds, if you're calling for investment without following the proper compliance under the Act, Companies Act, then the penalty is to the extent of the investment that you are raising. So say for example, I put in 1 crore in you, the penalty is going to be 1 crore. ROC, Registrar of Companies, under the MCA, Ministry of Corporate Affairs, can levy that penalty कि भाई आपने 1 crore raise किया without following this compliance, without following this section, आपको उतनी ही penalty देनी पड़ेगी. अब आप भरो और भरना पड़ा. और ये नॉर्मली ऑब्वियसली पर्सनल फंड से भरोगे आप? नहीं, कंपनी के फंड में अगर है तो कंपनी के फंड से जाएगा, अदरवाइज पर्सनल से जाएगा. बट कंपनी के फंड से गया तो उस फाउंडर को पेनल्टी कहाँ लगी? वो तो फाउंडर को तो अलग, फाउंडर को पेनल्टी अलग लगती है. फाउंडर इज द डायरेक्टर, राइट? ठीक है, तो 3 तरीके हो गए. एक हो गया कंपनी पे पेनल्टी एंड द डायरेक्टर्स. हाँ, दैट्स फाइन, राइट. या बिकॉज एरर तो कंपनी ने नहीं करी, एरर तो ह्यूमन करता है. सो ह्यूमन इन दिस पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज द फाउंडर. राइट. तो अगर एरर उन्होंने करी तो उनको पर्सनली अगर जब तक किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होगा तो समझ में नहीं आता. तो डायरेक्टर एनी विच वेज हैज अ fiduciary relationship towards the company, and company being considered as a separate individual has been misused a lot in the past. So that is the whole logic, and that is the whole reason why ROCs have now, you know, started penalizing the directors, piercing the corporate wheel. एक अलग concept आ जाएगा, बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं. But the whole logic behind behind penalizing the directors was कि उनकी fiduciary relationship है with the responsibility है towards the company. They cannot just shift the blame कि भाई company ने किया, company being a separate individual. Company did not take this decision on their own, on its own. Of course, you took it. Right. And the directors and to some extent shareholders also. Shareholders पे भी penalization हुई है काफी cases में. So now we've also heard a lot of stories about exaggeration of revenue. Big stories, you know, the kind of numbers we never heard, you know, seems to be in people's banks, right? This full exaggeration of revenue. Now, as a lawyer, is this a crime when you exaggerate revenue, or this is the way companies today have to operate? But that actually depends where are you exaggerating it. If you are doing it on the books, if you are doing it on filings with the department, then obviously it is a fraud. I would consider it. It's illegal. You can't really do that. And several startups have actually suffered exaggerating the revenue. But if you are doing it for pitching to the investor, I think fair amount of it is fair also. It's storytelling. But not like exaggeration तो बहुत ज्यादा हो गया फिर. Right. आटे में नमक जितना अगर कर रहे हो आप to attract the attention, to get स्वाद अनुसार. Exactly. So that is fair. But cooking up the books, exaggerating it on the books in black and white is actually a punishable offense now. Right. Obviously jail नहीं गया again. But penalties हैं. So it's a crime. Yeah, it's a crime. It's a crime. And also it gets reflected जब भी आप अगर investment raise करने जाओगे as a founder, due diligence होगी और this will be highlighted. Now most of the founders what they do is कि भाई हम जुगाड़ लेते हैं, auditor से बात करके आप कुछ जुगाड़ दो कि कुछ कर दो. अब तो खैर नहीं होता. But 2-3 years पहले it was very common कि जुगाड़ दो, ये highlight मत करो, इसको कहीं छुपा दो. Right. In the folds. Right. But आ जाता है बाहर. It's very easy. अब तो और भी ज़्यादा easy हो गया because of AI. And forensic audit भी आ गया है अब. IT department के पास भी अब they are tooled with heavy softwares now to get into your accounts and which can read between the lines. Absolutely. Nice. So it's very difficult now. So now a crime will be a crime. Correct. Yeah. But if you're talking to potential investors or to media or to people in general, then it's storytelling. I would say that, but yeah, media maybe you have to be very smart in how you put it and what you put it. Like the Galgotias का जैसा fiasco हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए. Yeah. That's storytelling of another level only. And obviously we only hear about successful stories, but there are probably 10 times or maybe more
founders who lose their companies, Right. right? Hmm. So what could be those maybe two things? We'll Hmm. go in detail, Hmm. but for now, what are those two things by Hmm. which founders accidentally lose their companies? So weak paperwork is one of the biggest things, and second is interpersonal relationship between the founders. That leads to, I would say, 70% of the startups fail because of interpersonal relationship between the founders. Mm. It's not governed properly. It's not captured on the paperwork. Also misalignment between the roles and responsibilities of the founders. Yeah. Ego clashes between the investors and the founders and the other shareholders. So ये सबसे ज़्यादा जो मैंने स्टार्टअप्स को फेल होते देखा है, दैट इज़ बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैशेस एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडर्स. सेकेंड इज ऑब्वियसली द रेवेन्यू. रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पाते तो दे हैव टू शट शॉप. Right. But that I will not say is fail. Yeah. That's like, okay, that's like you will only know it in the life of the Correct. company. Right. But things that you accidentally do, which lead to the failure of the Yeah. company are like you're saying, great. So wrong paperwork or incorrect, insufficient paperwork Right. and relationship issues. Right. And not right. documenting the right thing. Right. Absolutely. Got it. What is the most dangerous clause that founders sign without understanding, even today, even in a mature-ish ecosystem? कौन सा ऐसा सबसे खतरनाक क्लॉज से है? तो बहुत सारे क्लॉजेस हैं. It's हाँ. पर लाइक एलिवेटर में अगर आप किसी को जाते जाते बोल रहे हो, हाँ. वो कुछ साइन करने जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो वाला पक्का पढ़ लेना, मत साइन करना? आई वुड से एंटी डाइल्यूशन एक क्लॉज होता है जिसमें एंटी डाइल्यूशन का मतलब होता है दैट आप किसी वैल्यूएशन पे अगर अभी फंड रेज कर रहे हो और आपकी वैल्यूएशन नीचे चली जाती है और आप नेक्स्ट फंड रेज जो करते हो वो डाउन राउंड पे करते हो, तो आपको इन्वेस्टर को एडिशनल शेयर्स देने पड़ेंगे अपनी कंपनी के, राइट? एंड दैट टू उस वैल्यूएशन पे, मतलब लोअर वैल्यूएशन पे एडिशनल शेयर्स देना मतलब आपकी डबल डाइल्यूशन. तो you are at a huge risk of losing your majority, right, coming into the minority. And then उसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, जैसे फुल रैचेट, 2x लिक्विडेशन प्रेफरेंस एक क्लॉज होता है. फुल रैचेट एक टर्म है which is used in liquidation preference. Okay. So when the company is liquidating, when the company is selling, तो उसमें जितनी भी प्रोसीड्स आएंगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो ये क्लॉज डिटरमाइन करता है. इसमें कुछ ओवर स्मार्ट इन्वेस्टर्स 2x लिख देते हैं, 2x ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट. मैंने 1 करोड़ डाला, मुझे कम से कम 2 करोड़ मिलना चाहिए वापस. Even when it's liquidating, right? So that I would say अब तो कम हो गया है because of the awareness and everything, but ये एक बहुत deadly clause होता था लिक्विडेशन प्रेफरेंस का, जिसमें 2x पार्टिसिपेशन 2x कर देते थे कि आपको आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना तो ठीक है, बनता है आपका 1x होना चाहिए, which is fine, but 2x, asking for 2x is something very unfair for the company as well as for the मतलब founder. कंपनी ऐसे ही बंद हो रही है, ऐसे ही डूब रही है, अब उसके पास अगर इतना सरप्लस ही होता तो बंद ही क्यों होते? राइट. तो उसके बाद क्या होता है, फाउंडर्स के लिए कुछ बचता नहीं है, किसी शेयर होल्डर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. That's one of the clauses. And also arbitration एक बड़ा टेक्निकल क्लॉज है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं बहुत इजीली. आर्बिट्रेशन है, ठीक है, सही है. काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है उसमें सिंगापुर आर्बिट्रेशन डाल देते हैं. आई वॉज डीलिंग विद वन ऑफ द केसेस जिसमें सिंगापुर आर्बिट्रेशन डाल दिया था. you'll have to travel to Singapore and that is uber expensive. Not the traveling, but the legal fees, yes. But the whole proceeding is very, very expensive. And founders completely ignore that. Not just in the investment agreement, general agreement also. I was dealing with one Sony का agreement था, Sony television का, जिसमें this clause was there that the arbitration will take place in Singapore, SIAC कि उसके हिसाब से I had to literally fight for it कि नहीं भाई इसको मत करो, तुम बहुत छोटी कंपनी हो, you cannot afford it. If you go into court anyways बर्बाद हो गए, और वो भी सिंगापुर में जाके बर्बाद हुए. हाँ, और अगर नहीं गए तो फिर क्या implication होगा तुम्हें पता है इस चीज का. तो doesn't make sense. So arbitration is one of the clauses which is very dry and founders usually ignore it. I think उसमें ऐसा लगता है ना कि ये कभी होगा ही नहीं. ये हाँ,
दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारी कभी फाइट होगी ही नहीं, Yeah. हम तो कभी लड़ेंगे ही नहीं, एंड Yeah. दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अग्रीमेंट्स भी साइन नहीं होते, को फाउंडर अग्रीमेंट भी कोई साइन नहीं करता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता कि हम तो यार दोस्त हैं, ये कभी buddies, yeah. कभी हम लड़ेंगे नहीं। कभी नहीं होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो लॉयर Exactly. पागल है, सारे इनके क्लॉज में पड़े रहते हैं, तो हाँ, डाल दो, हाँ कर दो, हाँ, नहीं इनको तो अपनी दिहाड़ी बनानी है इनको तो पॉइंट्स दिखाने ज्यादा ज्यादा। हाँ, हम्म, तो इस वजह से, बट we foresee things because we have seen that happening ना, yeah. we have seen that happening कि भाई अभी सब हंकी डोरी है, Hmm. but 5 years down the line when you are big, Yeah. Everything will get tested. Absolutely. जब तक छोटे हो तब तक तो सब सही है, सारा जब बड़े होते हो तब true, even colours. husband wife founders, हम्म, उनके साथ भी I tell them that execute a co-founders agreement, हम्म, husband wife के बीच में अगर हो गया कुछ तो yeah, company will suffer. absolutely. What are the legal red flags that kill funding instantly? हाँ Like the first few meetings. meetings में legal you are asking, Yeah, legal what are the like legal red flags? Hmm. You know, like legality. It's not about the passion of the founder. It's हाँ. not about the revenue. Right. It's not about the MVP or the size of the market. It's not about that. It's about the legal red flags Hmm. that kill funding. So basically, there, from my experience, first has been the IP, trademark related, wherein the founder holds the IP, company doesn't, right? Second is non-compliances, to the extent that there could be a possible penalty of, I don't know, 10 to 15 lakhs, maybe more. तो द इन्वेस्टर जब भी डिलिजेंस करता है वो यही सारी चीज़ें देखने के लिए करता है Yeah. कि कितना पैसा, कितनी पेनल्टीज हो सकती हैं, कितनी नॉन कंप्लायंसेस हैं, कोई प्रायर कमिटमेंट तो नहीं कर रखी, कोई लोन अग्रीमेंट तो नहीं है जिसमें कोई ऐसी टर्म हो जिसमें यू हैव टू रिटर्न या यू हैव टू टेक अप्रूवल. तो इट गोज इनटू द बैड टेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ना, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल बी पुटिंग मनी फॉर generating revenue for the company, Growing not the for business. for Yeah. not for paying Not आपकी penalties. पुरानी गलतियों को साफ करने के लिए. Correct. So Absolutely. that I have seen deals get going down the drain because of just this one reason कि compliances नहीं थी first, and second prior commitment ऐसी हो रखी थी किसी बैंक से that the investor was like कि भाई तुमने ऐसे commit कैसे कर दिया, अगर कर रखा है तो फिर my fund is at risk. Yeah. My investment amount is at risk. I won't Why be able will to I do that. bear this? Right. Third thing is that founder पहले बोलता है कि मैं अपनी LLP को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दूंगा, तब आप पैसे डाल देना. कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होता. So why approach the investor when you don't have a private limited company? Right. अगर इन्वेस्टमेंट रेज करने जा रहे हो तो might as well be a private Yeah, limited. so structuring is also one of the things. But अगर if you already have an LLP and you like suppose investor मिल गया और कुछ interest आ रहा है, then there will be a natural transition. What's wrong in that? There could be a natural transition, but that depends on कि कितना time लेता है और कितना patience है दोनों में, founder में and investor में. Obviously founder, एक ऐसी deal थी जो खराब हो गई, जिसमें investor was like कि ठीक है आप कर लो convert, I'll wait for you, and the founder was like कि यार मेरे को नहीं करना है, I will continue to do business in LLP. If you want to make an investment, you can put it in the LLP, otherwise I'm not interested. Because उसका revenue बढ़ गया था. हाँ वही, वो तो फिर outsmarting हो गई. हाँ. That's So not right. that is also one of the red flags, and also lack of agreement. Again, co-founders agreement नहीं होता. I have not seen going deals bad on it, but there have been instances wherein co-founders are not ready to sign. नहीं करते हम sign. So इन्वेस्टर इज लाइक कि भाई तुम नहीं करोगे साइन, अगर इंटरनल मामले पे नहीं करोगे तो बाहर पे कैसे exactly stand together? exactly the point. Yeah, that reflects. Right. So these are off the head जितने भी red flags थे that practically I have seen.